वैज्ञानिक तो वो है जो किसान को रौंद के चले जाते हैं। उसके समय जो होता है, आपके बीच लोग आएंगे, कहेंगे साहब ये तो तालिबान आ गया, ये अपनी जाति को पकड़ के चलेंगे, तो किसान की बात कौन करेगा? मजदूर की बात कौन करेगा? गरीब की वकालत कौन कर पाएगा? लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके चेहरे को देखते हुए मैं समझ रहा हूं आप तो समझे समझाए हो, आप तो मन बना के आए हो। मैं आपका आशीर्वाद इसलिए लेने आया हूं कि आने वाले दिन हमारे लिए और आपके लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। हमें और आपको मालूम होना चाहिए हमें क्या करना है। जैसे चौधरी साहब चुनावी सभा में आते थे और कहते थे कि चुनाव लड़ना मैं नहीं जानता, चुनाव लड़ना आप लोग बेखूबी जानते थे, और आप लोग निकल जाया करते थे। गीत गाते गाते पोलिंग बूथ पे महिलाएं टोली बना के आया करती थी। लोगों को मनाना, लोगों को जोड़ के रखना। मुझे जरूरत तो नहीं है आपको इन बातों को समझाने की, आप जानते हो। बस अपने पुराने अंदाज में लौट आओ, अपनी भूली हुई ताकत को पहचान लो। अभी सहारनपुर मैंने एक बात कही जो यहां भी इस धरती पे मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी अति उत्साह में आकर हमारे लोग ही गलती कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापक मंच है कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए। मैं जानता हूं कि आज के इस समय में हर जाति का व्यक्ति बैठे बैठे सोचता है कि मेरे जाति का आदमी नेता बनना चाहिए, लेकिन समाज सबसे है, सबके सहयोग और साथ से बनता है। हमारी ताकत भी यही है। सामने वाले हमें बांटेंगे। मैं जानता हूं कि जिस जाति से मैं आता हूं, आप में कुछ भाई ये सोचेंगे बेहद प्यार और लगाव के साथ कि जयंत को आगे बढ़ाना है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सबक सिखाया था। हमें याद रखना है, नेता वो बन पाता है जो भागीदारी की बात करेगा, सबको सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेगा, सामाजिक न्याय की लिए सड़कों पे संघर्ष करेगा, वो तो नेता बनता है। वरना हम सिमट के अपनी अपनी जाति को पकड़ के चलेंगे तो किसान की बात कौन करेगा? मजदूर की बात कौन करेगा? गरीब की वकालत कौन कर पाएगा? तो इसलिए आप सब भी अपने दायरे को बढ़ाओ। राष्ट्रीय लोकदल आप सब की पार्टी है, यह आपका मंच है, इसे आगे बढ़ाइए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, हमारे जीत का मंत्र होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आशीर्वाद मैं क्यों ले रहा हूं, राजनीतिक व्यवस्था में मैं क्यों आया हूं। मैं क्यों चाहता हूं कि आज का युवा इस व्यवस्था से जुड़े, अपनी गिनती बनाए, मंचों पे भी रहे, देश की सदन तक पहुंचे नौजवान, और मतदान करके सरकारों पे अपना प्रभाव बनाए। क्यों मैं चाहता हूं? क्योंकि हमारे मुद्दे आगे रहने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कई चुनाव देखे, कभी आपने ऐसा भी देखा कि चुनाव अभी 5-6 महीने दूर है, उम्मीदवार की कोई चर्चा नहीं है, कौन उम्मीदवार होगा मैंने तो किसी को नहीं कह रखा, लेकिन हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। कभी ऐसे चुनाव में किसी भी पार्टी ने चुनाव के 6 महीने पहले घोषणा पत्र को जारी करने की पहल ली है? नहीं करी।
क्योंकि वो चाहते हैं कि मुद्दों पे आपका ध्यान जाए ही नहीं। लेकिन अगर विकासवादी सोच को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने असल मुद्दों को नहीं पहचानेंगे, तो वही हो जाएगा। चुनाव के समय जो होता है, आपके बीच लोग आएंगे, कहेंगे साहब ये तो तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, योगी जी मुकाबला कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वकील आपके बीच में आएंगे उनसे कह देना, हमारी नजर में तालिबानी तो वो है जो किसान को रौंद के चले जाते हैं। है वो कोई उपाय? इस सरकार पे है कोई ऐसे लोगों का उपाय? जब से मोदी जी आए हैं, देश में 8,300 लोगों पे यूएपीए की धारा लगाई गई। यूपी का एक हमारा भाई मध्य प्रदेश में जाके चूरी बेचने का काम कर रहा था, उसको भी घेर लिया, पकड़ लिया, उसको भी यूएपीए में बंद कर दिया। उस पर भी इल्जाम लगा दिया कि इसकी तो आतंकवादियों से तार मिल रही है। जब आप दिल्ली ट्रैक्टर लेके गए थे, घर घर किसानों पर नोटिस भिजवा दिए थे, उस समय भी पुलिस धमकी दे रही थी कि यूएपीए की कार्रवाई किसानों के विरुद्ध होगी। यानी गरीब आदमी पे तो सख्त से सख्त कानून गरीब के लिए बने हैं। जेल में डाल दिया जाएगा, कब उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी, कब उनकी तारीख लगेगी, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? मुझे ज्यादा भरोसा उस व्यवस्था पे नहीं, जितना था वो उठने लगा धीमे धीमे। और वहीं जो आपके हत्यारे हैं वे मंत्री बने बैठे हैं, उनको सुशोभित किया जाता है, उनके बचाव में पूरी सरकार लग जाती है। जो मुख्यमंत्री कुलदीप सेंगर जैसे पापी अत्याचारियों को साथ बगल में बैठाते हो, जो गृह मंत्री टेनी जैसे गृह मंत्री को बुला के जो पीठ थपथपाते हो, ये इनकी नैतिकता है, ये किसान के प्रति इनका समर्पण है। और आपको परखना भी है कितना झूठ आपसे बोला गया। अब तो 2.5 महीने बचे हैं 2022। मोदी जी ने कहा था आय दुगनी होने वाली है। यहां है कोई साथी जिसकी आय दुगनी होने वाली है? चुनावी वर्ष था, आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, हम सब ने सोचा सरकार पे दबाव होगा। गन्ने का रेट जो बढ़ाया नहीं इतने वर्षों से, कुछ ना कुछ तो फालतू ही देंगे। फालतू क्या दिया गया? जितना हरियाणा दे रही है, पंजाब दे रही है, उससे मुकाबला भी नहीं कर पाए। लोग सोचे बैठे थे 450 मिलेगा, बताओ 450 की चर्चा थी कि नहीं? ये आपके लिए कंजूस हो जाते हैं। 5.5 लाख करोड़ का यूपी का बजट है इस बार। कहां पैसा जा रहा है, कहां धन लुटाया जा रहा है? जो किसान के लिए आप दे नहीं सकते, कहते हो संसाधन नहीं है। कोविड की उस पीड़ा घर घर तक पहुंची, कोर्ट तक लड़ाई लड़ी सरकार ने कि हम उन परिवारों को नहीं दे सकते। सवाल किया कोर्ट ने कि 4 लाख रुपए कम से कम हर पीड़ित परिवार को दीजिए। वहां केंद्र सरकार ने कह दिया हम पे पैसे नहीं है। और यहां से कोई जाके भाई केरल में जाके देखेगा ना, या बंगाल में जाके देखेगा, या दिल्ली मेट्रो पे ही सवारी ले लेना। अब तो 2 ही फोटो लग रही हैं चारों तरफ, मोदी जी और योगी जी। ये कहां से है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ये आप ही के संसाधन हैं। अगर इस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा तो विकास, तरक्की आपके द्वार, आपके घर तक पहुंच सकेगी। हम लोगों ने आकलन किया, विशेषज्ञों के साथ बैठे, थोड़ी बहुत अर्थनीति की जानकारी और ज्ञान मुझे भी है, और हमने हिसाब लगाया। आज मैं आपके बीच आकर कुछ घोषणा करना चाहता हूं इस संबंध में। कुछ तो वो बातें हैं जो हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, कुछ वो बातें हैं जो पहले नहीं कही गई, और यहीं आज मुरादनगर इस सभा में मैं घोषणा करना चाहूंगा। पहले तो आपने सुना होगा नूरपुर की मंडैया में मैंने कहा, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। जो सरकारें कहती हैं कि पैसा नहीं है,
6,000 रुपए सालाना किसान को दिया, चुनाव के जस्ट पहले दिया, ताकि आपकी वोट प्रभावित हो। उससे कोई लागत तो पूरी हो नहीं रही, कोई किसी का गुजारा तो हो नहीं रहा। रोज डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है, घर के गृहस्थी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 6,000 में कोई संतुष्ट है क्या? हमने इसलिए फैसला लिया, मैं जानता हूं यह भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैं घोषणा करूंगा, बीजेपी बैठे बैठे जितने नेता हैं वो थरथराना शुरू कर देंगे कि अब क्या करें, दबाव तो बनेगा। इसलिए हमने तय किया, चौधरी साहब के जन्म दिवस, किसान दिवस 23 दिसंबर को, ये तो 6,000 देते हैं, हम हर किसान को 12,000 देंगे। और जो सीमांत किसान हैं, जो असिंचित जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें 15,000 तक जो है हम देंगे। दूसरी घोषणा जो मैं कर चुका हूं, जो शहरी क्षेत्र है, गांव के मजदूरों के लिए नरेगा योजना है। बाकी सब कारोबार जब ठप हो गए थे, बंदी थी देश भर में, हमारे मजदूर भाई बड़े बड़े शहरों से वापस गांवों में आए थे। नरेगा की डिमांड बड़ी थी, और वो योजना नहीं होती तो मैं नहीं जानता कि उन गरीब परिवारों की क्या हालत होती। हमने माना है इस बात को कि सीधा आर्थिक सहयोग करने की जरूरत है, और इसलिए वह व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा है, वह मजदूर जो शहरी क्षेत्रों में, जिसकी मेहनत पर ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े शहर विकसित हुए हैं, हम चाहते हैं उसके श्रम का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए मान्यवर काशीराम जी के नाम से, उनकी स्मृति में, शहरी क्षेत्र में मजदूरी करें हमारे भाइयों के लिए भी हम नरेगा के तर्ज पर नई योजना लाएंगे। मैं एक युवा हूं, थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूं मेरे नौजवान भाई कैसे सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कहने को तो योगी जी भी युवा हैं, लेकिन उनके बात ऊपर से निकल जाती है। योगी जी के संबंध में मैं अभी वहां भी कही मैंने बात, यहां भी दोहराता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि योगी जी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं? ब्लड प्रेशर पारा बढ़ता जा रहा है उनका, कोई नस फट जाएगी एक दिन। जब देखो गुस्सा, या तो किसी को धमका रहे होते हैं, अधिकारी को धमका रहे होते हैं, या जनता को ही धमकाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं योगी जी, ये मत समझिएगा हम आपके दुश्मन नहीं, आपका भला चाहते हैं। थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। आपने कभी उनके हंसते हुए तस्वीर देखी है योगी जी की? नहीं है। जब बछड़ों के साथ खेल रहे होते हैं तब खूब हंसते हैं। तो मैं तो चाहता हूं योगी जी को मुक्ति दें। कहां इतनी फाइल पकड़ा दी, उनके सामने इतनी फाइल रख दी, वो तनाव उनसे झेला नहीं जा रहा। उन्हें फ्री किया जाए ताकि वो बछड़ों के बीच रहें, पूजा पाठ करें 24 घंटे। आज के आधुनिक विषय, दुनिया में बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यहां ड्रोन उड़ रहा था अभी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अब योगी जी को जाके कहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मुझे तो नहीं लगता उन्हें बात समझ में आनी है। और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कोरोना काल में यहां अभिभावकों की बहुत बड़ी समस्या थी। प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि सरकारी स्कूली व्यवस्था बेहद खराब है, बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में रखना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के फीस पे किसी की कोई लगाम नहीं है। इस बात पर और अध्ययन करने की, विचार करने की आवश्यकता है। कोई प्राइवेट स्कूल मालिक हमसे नाराज ना हो जाए ना, कोई मंच पे बैठा हो तो। हमारी सरकार आएगी तो इनके फीस नियंत्रण के लिए आपकी सरकार पहल करेगी। सरकारी स्कूल की बात, यूपी में सिर्फ 5% सरकारी स्कूल पे कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर नहीं है। इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे मात खाते हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत मेहनत की है,
लेकिन जब इंटरव्यू लगता है बड़े शहर में, जो नौकरी के लिए बुलाया जाता है, एमएनसी कंपनियों ने बुलाती है और कहती है भाई इंग्लिश में 2-3 लाइन उनको सुनानी पड़ती है, तो वहीं जो है दिक्कत आ जाती है। हमने तय किया है कि 2030 तक, समय ले रहे हैं लेकिन लंबी सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा लक्ष्य है। प्रदेश के सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंग्लिश मीडियम शिक्षा का प्रावधान हम देंगे। मैं ड्रोन की बात कर रहा था। साउथ एशिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कहीं, चीन में ऐसी संस्थाएं हैं। मैं चाहूंगा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पे हम सबसे पहली एक ड्रोन यूनिवर्सिटी की स्थापना करें जो इस टेक्नोलॉजी को विकसित करे। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, दुनिया की जो किताबें छप रही हैं, दुनिया में जो रिसर्च पेपर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बालकों को भी उसका नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से निःशुल्क जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी ग्लोबल डेटाबेस हैं, उनकी मेंबरशिप हमारे बढ़ रहे छात्रों को दिलाई जाएगी। और क्योंकि हम शहरी क्षेत्र में हैं, मैं यातायात की व्यवस्था के संबंध में और सीवर लाइन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। बस की क्या स्थिति है? जो रोडवेज की बस चलती, बताओ क्या हालत है उनकी। योगी जी ने घोषणा की है कि 700 ई बस चलेंगी 14 शहरों में। 700 इतने बड़े प्रदेश में, इतनी बड़ी आबादी में, जहां इतनी बड़ी सड़कों का जाल है, आवागमन है लोगों का, 700 बस से कोई कुछ नहीं होने वाला। यूपी रोडवेज की 11,000 बसें हैं। हमने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक सारी यूपी की बसें बिजली से संचालित होंगी, ई बस होंगी, और 11,000 को बढ़ाकर के कम से कम 25,000 बस को हम खरीदने का काम करेंगे। अब सीवेज पे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात मैं करना चाहता हूं। अब लोग कहेंगे, गांव से जो लोग आए कहेंगे ये तो नई नई बात हो रही है लोकदल में। गाजियाबाद इतना बड़ा महानगर है लेकिन सीवेज प्लान नहीं बना। पौच पौच कॉलोनियां बन गई, बड़ी बड़ी इमारत बन गई, कोई व्यवस्था नहीं है। और हालात ये है, मोदी जी ने कहा था, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, आज बड़े बड़े शहरों के किनारे जो महानदी हमारी चल रही है, गंगा यमुना, डुबकी तो छोड़ दीजिए, आचमन करने लायक भी नहीं रही। आचमन भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शहरों का और ग्रामीण कस्बों का और गांवों का भी जो कचरा मैला है वो सीधा नदी में जा रहा है। 707 शहर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश में है। हमने तय किया है कि 2030 तक प्रत्येक में घर टू घर सीवर लाइन बिछाने का काम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम योजना भी बनाएंगे और संसाधन भी देंगे ताकि समय रहते ये काम पूर्ण हो सके। और आखिर में कानून व्यवस्था शायद सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। योगी जी ने चलाई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। अभी कंगना रनौत को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो पता नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राइम स्कीम चल रही है यूपी में। सब जिलों के बट एक एक अपराध आता है, लेकिन ये गाजियाबाद ने तो सारे ही काम कर लिए। गाजियाबाद में सारे अपराध हैं, चेन स्नैचिंग से लेके किडनैपिंग से लेके मर्डर। बताओ, रोज आपका अखबार पटा पड़ा है। कैसे सुधार होगा? पुलिस व्यवस्था में सुधार कैसे लाएंगे? क्या दोष पुलिस कर्मियों का है? दोष इनको नहीं दिया जा सकता। दोष उनको दे सकते हैं जो ठोक दो चिल्लाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर, संसाधन के नाम पर उन्होंने हमारे पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए एक उंगली नहीं उठाई। चौधरी चरण सिंह जी ने देश में पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया था और वर्दी पहने हमारे भाइयों का, बहनों का मनोबल ऊंचा रहे। हमने तय किया है इनकी ड्यूटी निर्धारित होगी। दूसरे प्रदेशों में
जहां भर्ती की उम्र 27 साल तक भी है, हमारे यहां कट ऑफ 22 साल पे खत्म हो जाता है। उस 22 को जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 28 वर्ष तक हम करेंगे, ताकि हमारे नौजवान भर्ती हासिल कर पाए। बॉर्डर स्कीम को समाप्त करके, और ये शिक्षक समाज और पुलिस तंत्र 2 वर्गों के लिए हमने सोचा है। दोनों की ड्यूटी बहुत कठिन है। बहुत महिलाएं मास्टर है, परिवार गाजियाबाद में रहता है, ड्यूटी गाजीपुर में लग गई, कैसे करो? उनके मनोबल पे फर्क पड़ता है इन बातों का। हमारी सरकार बनेगी तो बॉर्डर स्कीम खत्म करके गृह जनपद, पास के जनपद में आपकी नियुक्तियां, आपकी पोस्टिंग हो सकेगी। और वर्दी पहने भाई देख लो, ताली तो आप बजा नहीं सकते, लेकिन आपके लिए जनता ताली बजा रही है, क्योंकि आप हमारे बीच के हो, आप हमारा खून हो। हमारे ये जो नौजवान हैं, इनमें के बीच के लोग आपके फोर्स में हैं। और आखिर में महिलाओं के हो रहे बढ़ रहे अपराध को देखते हुए नई भर्ती करनी पड़ेगी। पुलिस में पुरानी लंबित भर्तियों को भी देखना पड़ेगा। नई भर्तियों में 50% हम आरक्षण महिलाओं को देंगे, ताकि महिलाओं की नियुक्ति बढ़ पाए, महिलाओं के थाने विकसित हो पाए। और खास बात है कि महिला पुलिस में होगी तो वो डंडा नहीं चलाएगी, वो समझाएगी। हमारे भाई जल्दी डंडा उठा लेते हैं, मैंने खुद झेला है। लेकिन कोई बात नहीं, योगी जी डंडा मार लो, रोक लो। बरेली में भी रोका, लखीमपुर भी रोका, मेरा काम रुकने का नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा, ये काफिला नहीं रुकेगा। आप रुकोगे क्या? योगी जी के डंडे से रुकोगे कभी? बस तो हो लिया काम। योगी जी आपको भरपूर समय मिलने वाला है, अब आप चैन की नींद सो सकते हैं। आपके माथे पे जो चिंता की लकीरें बनी रहती हैं वो दूर हो गई, जनता दूर कर देगी उन्हें। नारा लेते हैं आखिर में। मैं आपको एक बात समाप्त करने से पहले बताना चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है, मेरे दिल की जो बात है, वो चौधरी अजीत सिंह जी को लेकर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने, बहुत लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा, बहुत काम उन्होंने आपके किए। कभी ढिंढोरा वो पीटते नहीं थे, बताते भी नहीं थे कि हमने कर दिया। वो मुझे जब भी बैठाते थे, मुझे यही कहते थे, क्योंकि अब हम लोग नए ढंग से काम करते हैं, हमें लगता है कि पैकेजिंग पे ध्यान दो, जो काम हो बड़ा हो, मंच बड़ा हो, कार्यक्रम बड़े हो। चौधरी साहब बहुत सरल थे, वो मुझे कहते थे तुम बिना कार्यक्रम क्यों नहीं जाते अपनों के बीच, ऐसे ही चले जाओ गांव में। उनकी ये इच्छा थी कि वो आपके बीच में ही रहें। जब वो आपके बीच रहते थे, मुस्कुराते थे, उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर याद है कि नहीं? तो वह उनका अपनापन था। उसकी उस भाव की, उनकी उस भावना की कदर मैं जीवन भर करूंगा। आप भी उन स्मृतियों को सजो के रखना और नई पीढ़ी को बताना कि ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारी जड़ें हैं, ये तुम्हारा समाज है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सभी मीडिया का